मित्रों नमस्कार। आज हम लोग इंसुलिन एनालॉग्स के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और आए दिन हम लोग देखते हैं कि अलग-अलग तरह के इंसुलिन यूज होते हैं। तो इंसुलिन क्या है, अलग-अलग तरह के इंसुलिन की क्या जरूरत है और ये इंसुलिन एनालॉग्स क्या होते हैं, आज इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यह समझिए, इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वहां से ये सिक्रीट होता है और इसका मेन रोल, मुख्य काम इसका होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखना। होता क्या है कि हमारे शरीर के सेल में सेल को जिंदा रहने के लिए या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है और ग्लूकोज एक फ्यूल होता है। अब ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचने के लिए जिस दरवाजे से जाना है उसे ग्लूट कहते हैं। अब ग्लूट नामक दरवाजा तभी एप्रोप्रिएटली खुलता है जब इंसुलिन जितनी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से इंसुलिन वहां पे अवेलेबल है। तो इंसुलिन की ये जरूरत पड़ती है हमारे शरीर में। हमें पता है कि इंसुलिन का डिस्कवरी 1921 में हुआ, 22-23 में ये कमर्शियली अवेलेबल होने लगा और 1980 तक जो भी इंसुलिन डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता था वो यूजुअली एनिमल इंसुलिन होते थे। तो वो या तो बोवाइन मतलब काउ या पोर्साइन मतलब कि पिग में प्रोड्यूस किया जाता था। अब जो काउ या पिग का इंसुलिन होता था वो बिल्कुल ह्यूमन के अंदर जो सिक्रेट होने वाला इंसुलिन है वैसा नहीं होता था। उसमें दो एमिनो एसिड का डिफरेंस होता था, प्लस प्रोड्यूस जब किया जाता था तो थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटी रहती थी, जिसके कारण क्या होता था कि इम्यूनोजेनिसिटी मतलब एलर्जिक रिएक्शन होने लगता था और बहुत बार उन इंसुलिन, चूंकि वो ह्यूमन इंसुलिन इंसान के अंदर पाने वाले इंसुलिन के जैसा होता नहीं था, तो उसके अंदर एलर्जी होने लगता था और इंसुलिन के एंटीबॉडी बनने लगते थे। फिर क्या हुआ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आई और इकोलाई मतलब बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन इंसुलिन के जीन डाले गए और फिर लेबोरेटरी में इंसुलिन बनने लगा। तो अब ये जो इंसुलिन बनने लगा वो बिल्कुल ह्यूमन के जैसा इंसुलिन होता है, बिल्कुल सेम एमिनो एसिड्स बनते थे उसमें। तो ये बेसिकली 1978 में डेविड गॉडवेल साहब और उनके कलीग ने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग इकोलाई में करी। देन वी स्टार्टेड हैविंग ह्यूमन इंसुलिन विच वाज आइसोटाइप, जैसा ह्यूमन शरीर में इंसुलिन होता है वैसा ही बनता था। बट कुछ लिमिटेशंस थे ह्यूमन इंसुलिन के, क्योंकि आप जब इंसुलिन शरीर के अंदर बन रहा होता है तो खाना के साथ वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है और जब बाहर से आप इंसुलिन लेते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन का एक ट्रेंड होता है, तो वो एक्चुअली मीट नहीं करता था हमारे फिजियोलॉजिकल इंसुलिन को। तो ऐसे में इंसुलिन एनालॉग्स बनाए जाने लगे। अब ये इंसुलिन एनालॉग्स क्या है कि जेनेटिकली अल्टर्ड होते हैं, इसके अंदर वापस से एक या दो एमिनो एसिड सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाता है ताकि इसका कैरेक्टर कुछ इंप्रूव हो सके और जो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उसको वो मीट कर सके और वो क्विकली एब्जॉर्ब हो जाए। अब हमें पता है कि डायबिटीज में ब्लड शुगर बढ़ता है और ब्लड शुगर का जितना अच्छा कंट्रोल होगा डायबिटीज से जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशंस वो कम होंगे। और वो तभी संभव है जब हम बाहर से जो इंसुलिन दे रहे हैं वो वैसा ही बिहेव करे जैसा कि शरीर के अंदर से इंसुलिन जो निकलता है वैसा हो। इसे हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इंसुलिन रिलीज पैटर्न। अगर हम कोई ये इंसुलिन बाहर से दे रहे हैं या कोई भी दवा दे रहे हैं, अगर हम नॉर्मल इंसान के व्यक्ति के शरीर के अंदर इंसुलिन का जो फिजियोलॉजिकल पैटर्न है अगर हम उसको मीट करेंगे तो ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह होगा, तो डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अब इंसुलिन एनालॉग्स उसी के संदर्भ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। अब देखिए ये अप्रोच कैसे है, कैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल इंसुलिन बनाए। अब क्या कि जो रेगुलर इंसुलिन, जो ह्यूमन इंसुलिन है, जो कि ह्यूमन
बिल्कुल इकोलाई से बनता है और ह्यूमन इंसुलिन का आइसोटाइप है, मतलब बिल्कुल उसके अंदर वही अमीनो एसिड्स हैं जो ह्यूमन इंसुलिन के अंदर है। इनको जब हम इंसुलिन को इंजेक्शन लगाते हैं तो इसके एब्जॉर्प्शन में समय लगता है। शुरू में एब्जॉर्प्शन शुरुआत ही होता है 20 से 30 मिनट में, फिर इसका पीक धीरे धीरे 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा तक आता है और इफेक्ट इसका 4 से 5 घंटा होता है। जबकि नॉर्मल पैंक्रियाज में जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन का सर्ज होता है, 2 फेज में होता है। एक होता है इमीडिएट फर्स्ट फेज, खाना खाए तुरंत आपका इंसुलिन बढ़ेगा, और जैसे जैसे शुगर बढ़ रहा है इंसुलिन उसके साथ बढ़ता है, और शुगर जैसे जैसे घटता है इंसुलिन उसके साथ घटते जाता है। तो अगर आप इन दोनों कर्व को देखिए तो जो हमारे शरीर का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इंसुलिन है उससे रेगुलर इंसुलिन जो हम बना रहे थे उसका एब्जॉर्प्शन मीट नहीं कर रहा था, यहाँ लैग होता है। इसके कारण क्या होता है कि फर्स्ट फेज में जब हम खाते हैं उस समय शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब इंसुलिन काम करना शुरू करता है 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में, उस समय शुगर बहुत कम होने लगता है। तो रेगुलर इंसुलिन के साथ सबसे बड़ी यह समस्या थी कि अर्ली पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब खाने के तुरंत बाद ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता था इंसुलिन लेने के बावजूद, एंड लेट पोस्ट प्रांडियल हाइपोग्लाइसीमिया, खाना खाने के 3 घंटे 4 घंटे बाद, जिस समय शरीर में शुगर की मात्रा वैसे भी कम हो गई है, उस समय रेगुलर इंसुलिन की एक्टिविटी ज्यादा रहती थी, तो उस समय शुगर डाउन होने की संभावना रहती थी। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था। तो अब क्या किया गया, इसके लिए कुछ इंसुलिन एनालॉग्स बनाए गए। अब इंसुलिन एनालॉग में सबसे पहले आया फास्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग। अगर ये देखिए तो ये कोशिश कर रहा है, मिमिक कर रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैंक्रियाज, इसलिए इंसुलिन एनालॉग्स की बात आई। और अब इसको और अल्ट्रा फास्ट किया गया। तो अल्ट्रा फास्ट में क्या होता है कि ये कोशिश कर रहा है, अगर आप देखिए तो नॉर्मल पैंक्रियाज फिजियोलॉजी को मीट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें देखा गया कि जो अल्ट्रा फास्ट या फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है इसमें ग्लूकोज का बेहतर कंट्रोल होता है अर्ली पोस्ट प्रांडियल फेज में, और हाइपोग्लाइसीमिया का चांस जो 3 घंटे 4 घंटे बाद रेगुलर इंसुलिन के साथ हो रहा था उसके चांस भी अब कम होने लगे हैं। अब इस बैकग्राउंड में हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन कितने प्रकार का होता है, और इंसुलिन का जब हम पेशेंट को या किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसका इफेक्ट प्लाज्मा ग्लूकोज पे कैसे होता है। तो सबसे पहले एक बोलस इंसुलिन जो भी हम लोग बात कर रहे थे, ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है या रेगुलर इंसुलिन है। ये इंसुलिन तब दिया जाता है जब व्यक्ति खाए, एंड डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ इंसुलिन, जो ओरिजिनल ह्यूमन इंसुलिन था उसे खाना से आधा घंटा पहले दिया जाता था। फिर फास्ट एक्टिंग इंसुलिन आ गए जो एनालॉग्स आए, तो उसको खाने से 10 से 15 मिनट पहले दिया जाता है, और जो अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग आ गए हैं उसे खाने से 5 मिनट पहले भी दे सकते हैं। इसे बोलस इंसुलिन कहा जाता है, मतलब जब आप खाएंगे उस समय आपको एक बोलस डोज दिया जाएगा। अब दूसरा है बेसल इंसुलिन। अब आपको बता दें कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी में शरीर में हमेशा एक स्मॉल अमाउंट में इंसुलिन निकलता रहता है। इस इंसुलिन का काम क्या होता है कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा उस समय नियंत्रित किया जाए जिस समय व्यक्ति खाया नहीं है। हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का डिपोट है, लीवर में है, फैट में है। तो लीवर से क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, जो ग्लाइकोजन है वो टूटता है। तो ओवरनाइट लीवर से जो सप्लाई होता रहता है, जब इंसुलिन की कमी रहती है तो आप देखेंगे ओवरनाइट ग्लूकोज ज्यादा बनेगा तो सुबह में फास्टिंग ब्लड शुगर ज्यादा होगा। वहां भी ग्लूकोज के प्रोडक्शन को नियंत्रण में रखने के लिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसुलिन का सिक्रीशन लगातार होता रहता है। अब अगर हमें उसको मिमिक करना है तो हमें एक ऐसा इंसुलिन शरीर में देना पड़ेगा जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरा 24 घंटे तक रिलीज हो। इसे हम लोग बोलते हैं बेसल इंसुलिन। बेसल इंसुलिन भी अब 2 प्रकार के हो गए हैं, जैसे जैसे इंप्रूव हुआ है। पहले इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन आया था, जो ह्यूमन इंसुलिन था उसको प्रोटामिन से मिला देते थे या फिर जिंक से मिला देते थे, लेंटी अल्ट्रा लेंटी कहलाता था, और उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता था, बट उसमें भी देयर वाज पीक, बिल्कुल फ्लैट उनके अंदर भी प्रोफाइल नहीं आया था। तो उनके अंदर भी कभी इफेक्ट ज्यादा होता था, कभी इफेक्ट कम होता था, तो कभी ब्लड शुगर बढ़ता था, कभी ब्लड शुगर घटता था।
यहां भी बेसल इंसुलिन के भी एनालॉग्स बनाए गए, ऐसे एनालॉग्स जो कि कुछ फंगस में जेनेटिक इंजीनियरिंग से, कुछ बैक्टीरिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए गए। यहाँ भी इंसुलिन के 1 या 2 एमिनो एसिड्स को चेंज किया गया ताकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। ऐसे फॉर्मुलेशन बनाए गए ताकि वो शरीर में जाए तो धीरे धीरे रिलीज हो और 24 घंटे तक रिलीज हो, तो पीकलेस इंसुलिन हो जो कि हमारे बेसल इंसुलिन रिक्वायरमेंट को दे। अब क्या होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति में फास्टिंग ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ है, पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ है, दोनों के लिए अलग अलग इंसुलिन लगाने की जरूरत पड़ेगी। बेसल इंसुलिन जो रात भर काम करे या फास्टिंग स्टेट में काम करे, और बोलस इंसुलिन जो खाने के समय दें ताकि खाने के समय जो ग्लूकोज का एक्सकर्शन होता है, ग्लूकोज जो बढ़ता है उसको नियंत्रित करे। तो इन दोनों चीज को एड्रेस करने के लिए प्रीमिक्स इंसुलिन है या बाइफेजिक इंसुलिन, मतलब दोनों फेज में काम करे, फास्टिंग में भी काम करे और खाने के तुरंत बाद मतलब ईटिंग स्टेज या प्रांडियल स्टेज में भी काम करे। तो इसे हम लोग बोलते हैं बाइफेजिक इंसुलिन, जो कि फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल दोनों समय के ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अब बैकग्राउंड से हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन के टाइप्स क्या होते हैं। अब बेसिक हम लोग जाएंगे पहले कि ह्यूमन इंसुलिन, जो मैंने बताया कि 1978 में इकोलाई के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई। तो सबसे पहले रेगुलर इंसुलिन या इसको एक्ट रैपिड कहते हैं। ये यूजुअली इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 25 से 30 मिनट में होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन इंसुलिन है, इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी 2 घंटे से 4 घंटे तक रहती है और इफेक्ट 6 घंटे से 8 घंटे में खत्म हो जाता है। फिर प्रोटामिन इंसुलिन, इसी इंसुलिन में प्रोटामिन को मिलाया गया, न्यूट्रल प्रोटामिन इंसुलिन, इसे इंसुलिन टार्ट के नाम से या ह्यूमन इंसुलिन एन के नाम से जानते हैं। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा हुआ। और प्रीमिक्स इंसुलिन, तो ये ओरिजिनल ह्यूमन इंसुलिन के डिफरेंट टाइप्स हो गए। अब हम लोग आते हैं इंसुलिन एनालॉग्स में, मतलब इनके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई और उसमें से 1 या 2 एमिनो एसिड को चेंज किया गया या उनके सीक्वेंस को चेंज किया गया ताकि ये फास्टर एक्टिंग हो जाए जहां जरूरी है। तो इसमें इंसुलिन लिस्प्रो है, इंसुलिन अस्पार्ट है, इंसुलिन ग्लूलाइसिन है। इसके अलावा लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन जो कि बेसल इंसुलिन, जो कि थोड़ा थोड़ा ज्यादा समय तक रिलीज करे, वैसे एनालॉग्स है। इसमें इंसुलिन ग्लार्जिन है, इंसुलिन डेटिमिर है और इंसुलिन डेग्लूडेक है। अब उसी तरह जैसे प्रीमिक्स इंसुलिन था, वैसे ही इंसुलिन एनालॉग्स के भी मिक्सचर को बनाया गया ताकि सेम प्रिक में, सेम इंजेक्शन में हम दोनों भाग को दे सके, प्रांडियल मतलब खाने के साथ वाले को, और बेसल मतलब जो 24 घंटा फास्टिंग वाला स्टेज है उसको कंट्रोल करे। तो इसके लिए भी इंसुलिन एनालॉग्स के टाइप हो गए, इंसुलिन डेग्लूडेक और इंसुलिन अस्पार्ट को मिला के राइजोटेक बना। इसके अलावा इंसुलिन लिस्प्रो के 20-75 कॉम्बिनेशन आते हैं, 50-50 कॉम्बिनेशन आते हैं, अस्पार्ट के आते हैं 30-70 और 50-50 कॉम्बिनेशन। सो इस तरह से डिफरेंट इंसुलिन एनालॉग हैं। अब कुछ हम लोग जाने कि ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स होते क्या हैं। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग बनाया ही इसलिए गया था कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन तुरंत हो, खाएं जिस समय शुगर बढ़ता है। जैसा कि नॉर्मल फिजियोलॉजी मैंने बताया था कि शुगर के साथ इंसुलिन बढ़ता है, तो अगर हम कोई ऐसा इंसुलिन ले कि जो जाए और तुरंत बढ़ने लगे, तो जिस समय खाए उसी समय उसको लगाएं। ह्यूमन इंसुलिन में यह दिक्कत थी कि वैसा पीक नहीं आ रहा था, खाने से आधे घंटे पहले लगाना है, खाने में देर हो गई तो शुगर डाउन हो गया, खाना अगर आपने जल्दी खा लिया तो शुगर बढ़ गया। तो अगर हमारे पास एक ऐसा इंसुलिन है जो मुझे पता है कि मैं लगाऊंगा तो तुरंत बढ़ेगा, शुगर के साथ बढ़ेगा, तो उसे हम फास्टर एक्टिंग इंसुलिन बोलेंगे। इससे सुविधा क्या हुई कि जब हम खाना खाएंगे उसके ठीक पहले इंसुलिन लगाएंगे। मैंने बताया 3 तरह के हैं। लिस्प्रो, ये एलाई लिली ने इसे बनाया था, ह्यूमालॉग के नाम से है, ब्रांडिंग है। और इसमें क्या किया गया है कि प्रोलीन, देखिए 2 चेन होता है, ए चेन और बी चेन। बी चेन के अंदर प्रोलीन 28वें नंबर पे होता है और लाइसिन 29वें नंबर पर। इसको स्विच कर दिया गया, उल्टा कर दिया, लाइसिन को आप ले आए 28 पे, प्रोलीन को दे दिए 29 पे। तो इससे क्या हुआ कि इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो गया। उसी तरह अस्पार्ट इंसुलिन है, अस्पार्ट में B28 मतलब बी चेन में जो 28 पोजीशन पे प्रोलीन था उसको हमने अस्पार्टिक एसिड से रिप्लेस कर दिया। उसी तरह ग्लूलाइसिन में भी 2 चेंजेस किए गए। तो चूंकि ये एक्चुअल ह्यूमन इंसुलिन नहीं हुआ, इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा
एमिनो एसिड के सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज किया गया ताकि इसके प्रॉपर्टीज, इसके गुण इंप्रूव करें, इसलिए इसे इंसुलिन एनालॉग कहा गया। अब बोलस इंसुलिन प्रॉपर्टीज क्या है वो हम समझ लें, और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन से। तो रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 से 60 मिनट, पीक एक्शन 2 से 3 घंटा एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 से 6 घंटा। ये रेगुलर इंसुलिन जो होता है जब हमारे बॉडी में जाता है तो इंसुलिन हेक्सामर्स होता है, मिनिमल डिफ्यूजन होता है, तो बहुत स्लोली रिलीज होता है। अब बाकी अगर देखिए कि इंसुलिन अस्पार्ट है, ये 15 मिनट के अंदर एक्शन शुरू कर लेता है, और खाना खाने के बाद जिस समय ग्लूकोज का एक्सकर्शन सबसे ज्यादा होता है आधा घंटा से 1.5 घंटे के बीच में, उस समय इसका मैक्सिमम एक्टिविटी होता है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 से 4 घंटा है। खाना खाने के बाद आपके अंदर शुगर का एक्सकर्शन 2 से 4 घंटा में खत्म हो जाता है, उस समय इसकी एक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। ऐसा ही इंसुलिन लिस्प्रो या ह्यूमोलॉग के साथ है, इंसुलिन ग्लूलाइसिन या एपिड्रा के साथ है। अब इससे बेनिफिट ये होता है कि जो अर्ली फेज में शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, यहाँ पे ऑनसेट ऑफ एक्शन ह्यूमन इंसुलिन में स्लो था, वो यहाँ पे नहीं हो रहा। प्लस लेट फेज में जिस समय की शुगर का एब्जॉर्प्शन खत्म हो चुका है, ह्यूमन इंसुलिन ऑलरेडी यहाँ काम कर रहा था, तो यहाँ पे शुगर डाउन, हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना थी। इनमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है। अब फास्टर एक्टिंग इंसुलिन अस्पार्ट एक फियास्प आ गया है, इसका क्विकर एक्शन और हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया और कम होता है, और ये थोड़ा सा फ्रीडम देता है। यहाँ भी आपका है कि खाने के 15 मिनट पहले आपको इंसुलिन लगाना है, यहाँ पे आप खाना खाने के लिए बैठे उस समय इंसुलिन लगाइए, तो इट मेक्स आवर लाइफ इजियर। अभी मैं 2 रोटी खाऊंगा, 3 रोटी खाऊंगा, उसके हिसाब से हम डोज एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बेसल इंसुलिन के बारे में। तो बेसल इंसुलिन के बारे में सबसे पहले हम ह्यूमन इंसुलिन का जो एनपीएच था उसके प्रॉपर्टीज को समझेंगे, उसमें क्या दिक्कतें थी वह समझेंगे, और जो न्यूअर एनालॉग्स आए हैं ये कैसे उन दिक्कतों से हमें बचाता है यह समझने की कोशिश करेंगे। तो इंसुलिटार्ड जो है ये एनपीएच है, न्यूट्रल प्रोटामीन इंसुलिन है। इस प्रोटामीन इंसुलिन का ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 से 4 घंटे में होता था, बट इसका एक डेफिनेट पीक था 4 से 10 घंटा, और 10 से 16 घंटा में इसका इफेक्ट खत्म हो रहा था। तो एक कर्व इसके अंदर भी बनता था, इसको 2 बार लगाना पड़ता था, और चूंकि इसमें मैक्सिमम एक्टिविटी भी है, पीक भी है 4 से 10 घंटे में, तो अगर खाना खाने के 4 से 10 घंटे बाद अगर आप कुछ नहीं खा रहे हैं तो आप में इंसुलिन की एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो उस समय शुगर डाउन होने की संभावना रहेगी, यानी हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो इस इंसुलिन को जब हम यूज करते हैं, अगर रात में यूज करते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे 4 बजे ब्लड शुगर डाउन होने की संभावना होती है, जिसे हम लोग नॉकटर्नल हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। और अगर आप सुबह में लेते हैं तो आफ्टरनून में दोपहर के 2 बजे से 4 बजे के बीच में शुगर डाउन होने की संभावना हाइपोग्लाइसीमिया होती है। तो इस इंसुलिन में जो ह्यूमन इंसुलिन था उसमें यह दिक्कत थी कि हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावनाएं थी। अब ये बेसल इंसुलिन बनाए गए, लैंटस है, लेविमिर है, ट्रेसिबा है। इनमें देखिएगा कि ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 से 2 घंटा या 2 से 4 घंटा है, इसमें पीक नहीं होता है। तो जब पीक नहीं होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम होता है। तो ये एक्चुअली हमारे शरीर में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है फास्टिंग के स्टेज में, उस समय जितनी जरूरत होती है उसको कंट्रोल करता है। इस प्रकार बेसल इंसुलिन बेहतर है। अब थोड़ा सा एग्जांपल देखिए कि कैसे ग्राफ के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें। जो एनपीएच इंसुलिन है उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा पीक है, तो जब मैक्सिमम एक्टिविटी 8 से 10 घंटा में रहता है उस समय शुगर डाउन होने की संभावना रहती है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अब देखते हैं अगला इंसुलिन जो है वो इंसुलिन ग्लार्जिन है। यहाँ पे देखिए इसकी तुलना में पीक कम हो गया, तो रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया कम हो गया। बिल्कुल पीकलेस तो यह भी नहीं है, लेकिन हाँ रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया बहुत कम हो जाता है। क्योंकि इसमें पीक नहीं होता है तो आप जो भी इंसुलिन दीजिएगा, जो भी डोज तय करेंगे, वो आपका रेगुलरली थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा। अब आता है इंसुलिन डेटिमिर, ये भी इंसुलिन ग्लार्जिन की तरह ही है, ऐसा ही काम करता है। और अब जो अगला है इंसुलिन डेग्लूडेक, इसका हाफ लाइफ और भी लंबा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 40 घंटे से ज्यादा है। तो ये ट्रू बेसल इंसुलिन होता है, इसमें रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया और भी कम होने लगते हैं। इसे हम लोग सेकेंड जनरेशन बेसल इंसुलिन बोलते हैं। इसी तरह इंसुलिन ग्लार्जिन का U300 एनालॉग आया है,
उसके अंदर भी ये बेसल प्रोफाइल ज्यादा बेहतर है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 30 घंटा है। तो यहां भी आप देखेंगे रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया कम हो जाता है। अब कुछ शब्द प्री मिक्स के भी मतलब इंसुलिन एनालॉग्स के भी को फॉर्मुलेशन बनाए गए हैं, उनके अपने अपने एक्शन है, बट कहीं ना कहीं देखिएगा कि राइजोडेक जो है वो 24 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इसमें कम होता है। अब अगर हम देखें कि हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल जरूरत क्या है इंसुलिन का, तो होता क्या है कि जब आप खाना खाते हैं उस समय आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, तो ये फास्ट एक्टिंग इंसुलिन हो गया, एक बेसल इंसुलिन हो गया। और जब हम प्रीमिक्स इंसुलिन लगाते हैं, जो अभी मैंने पहले दिखाया, तो उनका एक डेफिनेट इफेक्ट होता है, तो दिन में 2 बार लगाना पड़ता है। और जब आप अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग इंसुलिन को ट्रू बेसल इंसुलिन से मिलाइएगा, तो आपका पिक्चर ऐसा होगा विच विल ट्राई टू मिमिक द एक्चुअल इंसुलिन प्रोफाइल। इस प्रकार हम देखते हैं इंसुलिन इवॉल्व हुआ है, और जैसे जैसे इंसुलिन इवॉल्व हुआ है, हमारे डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हम कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी की तरफ आए और शुगर का बेटर कंट्रोल करें। ये स्लाइड एक पूरा रिकैप देता है कि इंसुलिन का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कहां तक हम लोग पहुंचे हैं, और कैसे कैसे नया चीज डेवलप हुआ है। तो एक सबसे पहले 1922 में बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की डिस्कवरी करी। फिर इंसुलिन के एनिमल प्रिपरेशंस जो बेवाइन और पोर्साइन इंसुलिन यूज हुए। 1977-78 में रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन इकोलाई में जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बनाई गई। फिर आप देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स बनने लगे थे। बाइफेज फिर उनको कंबाइन करके बाइफेजिक इंसुलिन बनाया गया। 2008 से 10 के बीच में बेसल इंसुलिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, और अब न्यूअर जनरेशन कंबाइंड इंसुलिन बन रहे हैं। तो ग्रेजुअली आप देखिएगा कि थिंग्स हैव इंप्रूव्ड, और इसके साथ मैनेजमेंट भी इंप्रूव हुआ। जब पहली बार इंसुलिन रिलीज डिस्कवर किया गया, तो लाइफ सेविंग हुआ, क्योंकि उस समय जिसको डायबिटीज हुआ उसका मौत निश्चित था। फिर उसके बाद जब एनिमल इंसुलिन आने लगे, तो उसके अंदर एनपीएच बना, तो जहां 5 बार 6 बार इंजेक्शन देना पड़ता था, जब एनपीएच बन गया तो 2 बार इंजेक्शन देने लगा। फिर चूंकि एनिमल नंबर कम थे, तो उनका सप्लाई कम था, तो बहुत सारे लोगों को इंसुलिन मिल नहीं पाता था। तो जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ह्यूमन इंसुलिन बनाई गई, तब सप्लाई का कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत सप्लाई में आने लगा, और तब यह निश्चित किया गया कि जो अफोर्ड कर सकते थे सबको इंसुलिन मिलने लगे। तो ऐसे आप देखेंगे कि डायबिटीज का ट्रीटमेंट भी इवॉल्व किया। जहां डायबिटीज का डायग्नोसिस मतलब मौत थी, वहां आप जानें बच रही हैं। इसके आगे नंबर ऑफ इंजेक्शंस कम हुए, फिर सप्लाई बहुत लोगों को नहीं मिल पाता था, तो ह्यूमन इंसुलिन हुआ तो सप्लाई मिलना शुरू हुआ। फिर जब फास्टर एक्टिंग आ गए, तो जो लिमिटेशंस थे ह्यूमन इंसुलिन के वो खत्म होने लगे, तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम होने लगा। फिर प्रीमिक्स आया, तो 2 बार में ही आपका दोनों कंपोनेंट होने लगा। और जब बेसल इंसुलिन आया, तो रात के समय जो हाइपोग्लाइसीमिया की संभावनाएं थी उसमें इंप्रूवमेंट होने लगा। और जब प्रीमिक्स में को फॉर्मुलेशंस आने लगे, तो सिंगल डोज में आप दोनों चीज को इवॉल्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार इंसुलिन समय के साथ लगातार इंप्रूव कर रहा है। जहां एनिमल इंसुलिन था, वहां ह्यूमन इंसुलिन आया, जहां ह्यूमन इंसुलिन में कमियां थी उसके लिए इंसुलिन एनालॉग्स आए, और इस प्रकार ग्रेजुअली इंसुलिन इज सर्विंग ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड, एंड वी हैव बीन एबल टू ट्रीट डायबिटीज अप्रोप्रिएटली। भविष्य में और भी संभावनाएं हैं कैसे इंसुलिन डेवलप होता है, ताकि ट्रू फिजियोलॉजिकल इंसुलिन को मिमिक करे, और हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या डिस्कवरी होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।